हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल फ्लाई। आज के इस क्लास में हम क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स, सेटल कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर से पहले हमने जो चैप्टर 2, 3 और 4 के बारे में पढ़ा कि भाई किंगडम साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से हुआ, किंगडम्स कैसे बने, साम्राज्य कैसे बने, जिसमें जनपद महाजनपद के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, और फिर हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस तरीके से विकास हुआ। सभी जगह हमें एक जैसा विकास या डेवलपमेंट नहीं दिखता है। क्यों? कि जो सभी जगह की जो सोसाइटी थी वो अलग अलग थी, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है इसको समझना, और ये कैसे हुआ वो भी देखना। तो हम लास्ट पार्ट में देखेंगे जितने भी सब कॉन्टिनेंट तो जो सोसाइटी थी वो वर्णास में क्या थी, डिवाइड थी, और ये जो प्रिस्क्राइब्स किया था ये रूल ब्राह्मण्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्स किया था, और जितने भी रूलर्स थे, लार्ज किंगडम साम्राज्य वाले थे, वो इस रूल्स को फॉलो करते थे, जिसके वजह से हमें हाई और लो के बीच में, रिच और पुअर के बीच में इंक्रीज लाइन बन गई कि भाई अमीर और गरीब के बीच का पता चलेगा, जो कि हमें दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर में भी देखने को मिलता है। जो ये हायरार्की थी बिटवीन सोशल क्लास ग्रुप फ्यूदर, और ये धीरे धीरे उन्हीं क्लास डिवीज़न के अकॉर्डिंग बढ़ता गया, और ये आज भी हमें अमीर गरीब कास्ट बेस को हमें ऊंच नीच देखने को मिलता है। तो वहीं हम देखते हैं बियॉन्ड बिग सिटी टर्बाइल सोसाइटी के बारे में कि जो मेनी सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द स्पेशल रूल, यानी कि जो ब्राह्मण्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्स रूल्स थे, रिचुअल्स थे, उनको जो फॉलो नहीं करते थे, उनको नहीं मानते थे, यानी उनको क्या बोला गया, टर्बाइंस बोला गया कि भाई हम कास्ट बेस में बिलीव नहीं करते, हमें भेदभाव नहीं चाहिए, हम क्या है, इक्वल हैं, हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। तो उन्होंने इनको फर्दर नहीं किया। तो ये लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, हंटर गैदरिंग करते थे, हेडर्स करते थे, और ये जितने भी टर्बाइन थे, सम टर्बाइन जो थे अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे। उसमें से जो कुछ टर्बाइन थे वो नोमिड्स थे। नोमिड्स अब क्या होता है, नोमिड्स का मतलब होता है जो एक जगह स्टे करके नहीं रहते, मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और टर्बाइन ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पेस्ट, यानी कि जो टर्बाइन ग्रुप थे वो ज़्यादातर भूमि और पशुओं पर क्या करते थे, कब्जा रखते थे, चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे, और खुद के बनाए गए नियम, खुद के बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग अपने परिवारों में, अपनी फैमिली में ही क्या करते थे, बंटवारा कर देते थे, उनका बंटवारा करते थे। ठीक है, इस तरीके से वो अपने लाइफ को, अगर वहीं हम मैनी लार्ज टर्बाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हम बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे तो अलग अलग टाइप के जो है टर्बाइंस हमें मिलते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें पहाड़ों में, रेगिस्तान यानी डेजर्ट, हिल्स, यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक तरीके से। तो कई मायनों में जो जनजाति थी वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहती थी, वो फ्री रहना चाहती थी, फ्रीडम चाहिए थे उनको, वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहती, वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के बीच में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए बट कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड टर्बाइन सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड टू ईच अदर फॉर देयर टर्बाइंस नीड्स, यानी ये लोग आपस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट निर्भर रहे हैं, और इनके बीच अक्सर क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता था, विवाद होता रहता था, किसी न किसी चीज़ को लेकर रहते थे। लेकिन दोनों तरह के समाजों का धीरे धीरे बदला, चेंजिंग आई, सोसाइटी में चेंज आया, कोज जरूरी था, चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है, जो समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो भाई अब हु वर द टर्बाइन पीपल, ये टर्बाइन पीपल कौन है, इनके बारे में हमें ज़्यादा हिस्टोरियंस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन जो भी है ओरल है, मौखिक है तौर पे हम जो सुने हैं, और या हिस्टोरियन ने जो सुना है उसी के द्वारा हम इसको देखते हैं। ठीक है, और इनकी वाचिक जो परंपरा है, ओरल जो ट्रेडिशन है, उसी के माध्यम से इतिहासकारों ने इनका लिखा है, हिस्ट्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, टर्बाइन पीपल वर फाउंड इन द ऑलमोस्ट, मतलब कि जो ट्राइबल पीपल थे वो हर जगह पाए जाते थे, और कुछ विशेषकर अगर हम देखें पंजाब के क्षेत्र में जो खोखर जनजाति थी वो 13 एंड 14 सेंचुरी में काफ़ी क्या हुई थी, फेमस हो गई थी। ठीक है, बहुत पावरफुल हो गई थी। वहीं पे उसके बाद में गख्खर भी हमें एक देखने को मिलता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने
वो मुखिया भी थे बादशाह अकबर में। उन्हें कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। वहीं मुल्तान और सिंध में अगर हम देखें मंगोलों के अधीन जो थी पहले लहंगान और अरूदी भी एक टरबाइन थे, उनको भी देखा जाता है। ठीक है, द बलूची वर द अनदर लार्ज ऑफ द पावरफुल टरबाइंस थे, हमें अलग क्षेत्र में उनको देखने को मिलते हैं। वहीं हम मैप में देखें गखर एंड खोखर, मैप में दिख रहा होगा आपको, गखर एंड खोखर जनजाति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें कि वहाँ पे बहुत सारी बलूची जो थी एक पावरफुल कंट में निकली थी और यहाँ पे डिवाइड इनटू मैनी क्लेन्स, ये छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी जिसको क्लेन्स बोला जाता था। और वहीं हमें गड्डी यानी गड्डरिया जाति भी दिखने को मिलती हैं। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहाँ पर होम और नागास भी अदर जो थे टरबाइंस थे। आज के डेट में जो बिहार और झारखंड की हम बात करें तो वहाँ पर हमें एक चीन सरदाशियों का उदय हमें देखते हैं, जो कि आज झारखंड और बिहार का क्षेत्र है वहाँ पर पहले। ठीक है, वहीं राजा मान सिंह जो थे अकबर के सैनिक थे, फेमस सैनिक थे। उन्होंने 1951 में इन चेरों पे क्या किया, हमला किया और वहाँ पर लूटपाट अच्छा खासा माल लूटा, और लेकिन वो पूरी तरीके से इनके ऊपर अपना कब्जा नहीं कर पाए, अधीन इनको अपने नहीं कर पाए। वहीं औरंगजेब ने भी देखा कि भाई काफ़ी है, तो उन्होंने भी अपने समय में मुगल सेनाओं ने चेरों पे कई बार किले कब्जा किया और इस जनजातियों को अपने अधीन बना लिया। यानी कि औरंगजेब ने फाइनली इनके ऊपर अपना कब्जा करके बना लिया। और इन क्षेत्र में रहने वाले जो जितने भी इम्पॉर्टेंट थे, मुंडा थे, संथाल थे, ये सारे उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। उड़ीसा और बंगाल में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। कौन? संथाल। ठीक है, संथाल है, मुंडा और संथाल, आपने सुना ही होगा ये नाम। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बेराद कई दूसरे जो टरबाइंस थे वो हमें देखने को मिलते हैं। वहीं कोली जो लोग हैं गुजरात में भी देखने को मिलते हैं। और ये कुछ लोग दक्षिण में कोराग, मालवाड़, दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। वहीं अगर हम देखें भील्स की हम बात करें तो भील्स भी एक अलग टरबाइन जाति थी जो कि 16वीं सेंचुरी के अंत में आते थे, कई जगह पे फैल गए थे और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। पिक्चर्स में आप देख रहे हैं एनिमल्स गैदरिंग वगैरह करते थे, जमींदार बन चुके थे और भील कई कुल शिकारी संग्रह करते थे, शिकार करना, उसको इकट्ठा करना, इस तरीके का काम करते थे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो खानाबदोश यानी कि टरबाइन जो पीपल थे वो घुमंतू रहते थे। ठीक है, नोमैड्स एंड वाइल्ड किस तरीके से थे तो नोमैड्स पेस्टोल मूव वन लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल, ये अपनी एनिमल्स के साथ ही क्या करते थे, घूमते थे और इनसे निकलने वाला दूध या दूध से बना उत्पादन जो था उसके ऊपर ये निर्भर रहते थे। और ये खेतिहर गृहस्थियों में अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन भी इत्यादि का विनिमय करते थे, यानी कि सेल करते थे। कुछ खानाबदोश जो थे अपने जानवरों पर सामानों को लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना यानी बेचने का, खरीद फरोख्त का काम करते थे। और वहीं पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता चलेगा, बंजारास के बारे में चलेगा। ठीक है, जो बंजारास थे ये इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नॉमेड्स थे, ट्रेडर व्यापार वाले नॉमेड्स थे और इनके ग्रुप को, इनके क्लेव कार्वर्स को टंडा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? टंडा बोला जाता था। जैसे चैप्टर 3 में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, उनकी मार्केटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि काफ़ी अच्छा था। वहीं पे जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो इन बंजारों का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ग्रेन टू द सिटी मार्केट, अनाजों को बाजार तक पहुँचाना किससे करवाया जाता था? बंजारस से करवाया जाता। वहीं अगर हम जहांगीर महाराजा की बात करें, जहांगीर ने भी इन बंजारों का इस्तेमाल कर अपने सैन्य मिलिट्रीज के पास कम से कम विशाल सेना के 1 लाख बैल अनाज को ढोते हुए लेके गए थे और उन्हें पहुंचाया गया था। ठीक है, आप इनके बारे में ये ऑरेंज सा बॉक्स और ब्लू बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसमें उनके बारे में स्टोरी बताई गई है कि मॉर्निंग में टंडा जो बंजारा थे वो 1400 देखने को मिले, बेल्स के साथ बहुत सारे वो एनिमल्स रखते थे। देखिए पिक्चर में दिखा रहा है कि भाई घोड़े के ऊपर ये अनाज है, किस तरीके से उनको ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे मवेशी यानी कि पशुचारी होते थे, घोड़े होते थे, मवेशी होते थे, उनका पालना और फिर उनको सेल करना, बेचना, यही
ये भी काम वो करते थे, बेचने का भी काम करते थे। तो छोटे मोटे फेरी वाले भी होते थे जिसको पैटी पैडल्स बोला जाता है, पैटी पैडल्स बोला जाता है, ठीक है। जो ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, ये गांव से गांव घूमते थे, लेकिन इनके पास कोई एनिमल नहीं होता था, ये पैदल ही करते थे। और ये अपने साथ क्या क्या बेचते थे लोग, रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की बनी हुई चटाई और मोटे बोरे में जैसे माल वगैरह बनाते हैं उसको बेचते थे। और कभी कभी भिक्षुक लोगों भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे, यानी जो भीख मांगने वाले वो भी क्या करते थे, ये घुमंतु की तरह, घुमंतु वर्ड वही पैडल्स, नोमिड्स की तरह कार्य करते थे। वहीं हम देखेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड द हायरार्की, यानी कि नई श्रेणी में किस तरीके से चेंजिंग आया। तो स्मॉल कास्ट और द जाति इमर्ज विद द वर्णास, यानी जो छोटे कास्ट के लोग थे, छोटे जो थे वो जातिस इमर्ज हो गए किसमें, वर्णास में। और जो न्यू कास्ट सिस्टम अपीयर जो था ब्राह्मण्स, यानी अमंग्स द ब्राह्मण बन गया। ऑन देयर हैंड अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वर टेकन द इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर आ गए और यही जाति हो गया। तो ये जाति किस तरीके से आया, जाति का विचार विमर्श किस तरीके से आया, जैसे कि यहाँ पे एक अंडरलाइन किया हुआ होता है, रत्नाकार, रथकारो यानी कि रथ, इसका शब्द का अर्थ क्या है, रथ बनाने वाला, ठीक है। जैसे कि कुम्हार बोलते हैं, बर्तन बनाने वाला कुम्हार, लोहार का काम, लोहे का काम करने वाला लोहार, ठीक है, बढ़ई, ये सब होता है। यानी कि उनके काम के आधार पर उनकी जाति को क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया गया। वहीं हम देखते हैं 11th एंड 12th सेंचुरी में वहाँ पर एक नई जाति, क्षत्रिय जाति का उदय होता है, जिनको राजपूत गोत्र का माना जाता है, ठीक है। वो काफ़ी पावरफुल होते हैं और इसके अंदर हुन्स, चंडेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंशज की परंपरा भी आते हैं, ठीक है। इनमें कुछ पहले जनजाति आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए, यानी कि जो भी इनमें आए वो राजपूत मान लिए गए। पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई राजपूत मान लिए गए, यानी ये पहले टर्बाइंस थे, फिर ये बाद में क्या मान लिए गए, राजपूत मान लिए गए, ठीक है। वहीं हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे जो थे, अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जाति ऑफ द कास्ट सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट टर्बाइन पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्यूचर हैंड टू अडॉप्ट द इस्लाम एडिक्ट अर्लियर, यानी कि बहुत सारे जो टर्बाइंस थे वो या तो कास्ट बेस्ड जाति सोसाइटी के अंदर आ गए, लो जाति के अंदर आ गए, नहीं तो दूसरों ने क्या, इस्लामिक क्विट्स अर्लियर को, यानी कि इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया गया। द अनइक्वल सोसाइटी ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब्स बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म, यानी कि जो लोग ऑर्थोडॉक्स यानी कि हिंदुज्म की रूढ़िवादी परंपरा को नहीं फॉलो करना चाहते थे, वो इस्लामिक धर्म में आ गए। नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया, उस एरिया में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। हम आगे दो जो मेन हमारे ट्राइब्स हैं उनके बारे में क्लोजर लुक देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम गोंड के बारे में पढ़ेंगे। जो गोंड लोग थे, गोंडवाना नामक जो था, एक गोंडवाना जगह था, वहाँ पर वन यानी कि फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में रहते थे और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोग जानते ही हैं, जो कि भाई जगह बदल बदल कर खेती की जाती थी, यानी एक जगह खेती कर लिया, अब वो खेती करने के बाद वहाँ के जगह को टिक कर 2-3 महीने वहाँ पे कर लिया, उसके बाद उसको चलाकर दूसरी जगह पे चले गए। तो द लार्ज गोंड टर्बाइन वर द फ्यूदर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल के लिए ये छोटे छोटे ग्रुप में बटे रहते थे और हर एक क्लेन का अपना एक राजा होता था। और ये उस टाइम जो पावरफुल दिल्ली सल्तनत थी वो डिक्लाइन हो रही थी और गोंड किंगडम वर बिगिनिंग टू, और वहाँ पे गोंड किंगडम का उदय हो रहा था, बिगिनिंग हो रहा था। डोमिनेशन ऑफ स्मॉल गोंड चिप, वहाँ पे छोटे छोटे क्लेन्स के छोटे छोटे जो राजा उभर रहे थे। तो अकबरनामा से हमें ये सारी जो जानकारी है वो मिलती है कि जो गखार थे वो 70,000 वहाँ पे विलेज थे। वहाँ पे अकबरनामा में उल्लिखित है कि गंड कटंगा जो थे गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। और ये राज्य जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नज़र से व्यवस्था सेंट्रलाइज था, ये सेंट्रलाइज था और राज्य गढ़ों में विभाजित था, ये नहीं कि किंगडम्स में बटा हुआ था। तो हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, यानी एक जो किंगडम होगा वो स्पेशली किसी स्पेशल किंगडम्स के नियंत्रण में होगा। फिर इनको 84 गांव में बांट दिया गया था, यानी जो 70,000 विलेज थे उनको उनका एक ग्रह होता था, उनका एक राजा होता था। और फिर ये बाद में ये जो ग्रह था कंट्रोल बाय द पर्टिकुलर गोंड क्लेन, यानी कि एक पर्टिकुलर गोंड क्लेन में
कंट्रोल किया गया और इनको फ्यूदर डिवाइड किया गया किसमें, 84 गांव में, जिसको 84 बोला गया था। 84 वॉज द सब डिवाइडेड इनटू बरहोत, और इसको सब डिवाइडेड इनटू बरहोत बोला गया, जो कि 12 गांव को मिलाकर बनते थे। ठीक है, वहीं हम देखेंगे कि ब्राह्मण रिसीव लार्ज ग्रांट्स फ्रॉम द गॉड्स राजा एंड बिकम द मोर इन्फ्लुएंस। जो ब्राह्मण होते थे उनको बहुत सारे लैंड्स ग्रांट्स जो थे गॉड्स राजा की तरफ से मिलते रहते थे। द गॉड्स चीफ और द विश टू रिकग्नाइज एज अ राजपूत, यानी कि जो गॉड थे वो राजपूत के रूप में, गणकटंका के गौंड राजा थे, वो अमनदास के शाह की उपाधि धारण की और उन्होंने चंदेल राजपूत राजा शालबहान की पुत्री दुर्गावती से क्या किया, विवाह किया था। और दलपत की मृत्यु के बाद उन कम उम्र में हुई और रानी दुर्गावती जो उनकी पत्नी थी वो बहुत योग्य शासक थी और उसने क्या किया, उसको आगे बढ़ाया। इतनी शासक कि 1565 में उसको आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने क्या किया था, उस पर हमला किया। तो रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, यानी कि उनसे लड़ी और हार नहीं मानी, और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय अपने आप को खुद मारना बेहतर समझा और तुरंत बाद उनके बेटे की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वहीं हम देखते हैं कि जो इन हाथियों को पकड़ने और दूसरे राजाओं ने नियंत्रण कर लिया और कब्जे कर लिया। गणकटका के पतन के बाद गौंड राज्य जो था कुछ समय तक चला और उसके बाद वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, गणकटका गौंड किंगडम का सर्वाइव था, सम टाइम के लिए वो चला था और फिर वहीं पर काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से शक्तिशाली बुंदेल मराठाओं के खिलाफ उनके संघर्ष हर सफल रहे। उन्होंने मराठा उसके साथ भी किया। तो ये था गौंड किंगडम्स के बारे में जो एक टर्बाइन था और किस तरीके से वो ड्राइव हुआ। आगे हम देखेंगे द होम्स के बारे में। ठीक है, होम टर्बाइन के बारे में। तो होम टर्बाइन क्या थे, होम लोग मौजूदा म्यांमार 13th सेंचुरी के ब्रह्मपुत्रा घाटी के बारे में, ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास हमें देखने को मिलता है और ये उन्हें भूयान, भूमि स्वामी, जो भूमियों की पूजा हम गांव में सुना होगा भूमियार करके, वही होते थे। पुरानी राजनीतिक व्यवस्था में थे दमन कर नए राज्य का स्थापना किया। 16th सेंचुरी के दौरान उन्होंने चुट्टियों यानी कि 1523 कोंच होजो 1588 1581 एंड के राज्यों पे अपने राज्य में मिला लिया, यानी कि होम ने चुटियोस एंड कॉनहोज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहीं हम देखते हैं 1530 में 1530 के दशक में इतने वर्षों में जो थे अग्नेश अस्त्र का इस्तेमाल किया, उन्होंने अस्त्र बनाया, बारूद बनाया। ठीक है, और 1660 तक आते आते उन्होंने बारूद और तोपों का निर्माण कर लिया था, जिसका आगे हम इस्तेमाल भी देखते हैं। लेकिन उन लोगों को साउथ वेस्ट में कई आक्रमण करना पड़ा और 1662 में, अगर हम 1662 में की बात करें तो वह मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल से अहोम की युद्ध होती है। वहीं पे पाइका क्या होता है, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर्क कॉल्ड पाइका, यानी कि जिनको फोर्स कर जबरदस्ती करके काम करवाया जाता है, डिपेंडेंट अपॉन द लेबर को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था, पाइका कहा जाता था। ओम में बेगार पर निर्भर रहते थे, वो बेगार होते थे और राज्य में के लिए जिन लोगों को जबरन काम यानी कि जबरदस्ती काम करवाना कहलाते। तो ओम राज्य में एक जनगणना की गई थी और प्रत्येक गांव को अपनी बारी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइका भेजने होते थे, यानी कि जनगणना जैसे हमने देखा कि 84 थे, मैप में 84 थे और फिर उनका जैसे जैसे आना होता था उनको बेगार में यानी कि फ्री में काम करना पड़ता था। वहीं हम देखते हैं इरिगेशन सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया और द होम ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड फॉर राइस कल्टिवेशन। होम ही थे जो चावल की खेती का नया तरीका इन्होंने ढूंढा था। वेक्स प्रूस युद्ध के दौरान सेनाओं ने अपनी सेवा भी प्रदान की थी। वहीं अगर होम समाज की हम बात करें तो ये डिवाइड इनटू क्लेन्स एंड खेल्स, यानी छोटे ग्रुप में जो बटे होते थे उसको क्लेन्स या खेल कहा जाता था। वहीं दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ होती थी, इसलिए होम क्षेत्र में दस्तकार का निकटतम क्षेत्र जो एरिया था वहाँ पर ये रहते थे। खेल को नियंत्रण करने में कई गांव होते थे और किसान को अपने ग्राम समुदाय में द्वारा जमीन दी जाती थी। ठीक है, खेल को इनके जमीन दी जाती थी। शुरुआत में जो होम थे ओरिजिनली जहाँ होम वर्शिप देयर ऑन ट्राइबल ग्रुप, ये अपने खुद के
देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के उपरांत ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई, यानी ब्राह्मण्स के पावर ज़्यादा बढ़े और उन्होंने मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दे दी गई। और वहीं पे शिव सिंह जो 1749 1744 के काल में हिंदू धर्म का प्रधान धर्म बन गया और होम राज्यों ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। तो होम साम्राज्य एक अत्यंत प्राकृत साम्राज्य था, वेरी स्पोर्ट्स साम्राज्य था। पोइट्स जो थे, स्कॉलर्स थे, लैंड ग्रांट्स थे, ये नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों के स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया, यानी कि उनके द्वारा जो भी उनकी भाषाओं में लिखा गया था उनका अनुवाद ट्रांसलेशन किया गया था। वहीं हमें बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा और फिर बाद में उनको आसामी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। तो लास्ट इस चैप्टर का कंक्लूजन है, इसमें हमने वर्ण सिस्टम बेस्ड पढ़ा, किस तरीके से वर्ण पहले से डिसाइड था, किसने प्रिस्क्राइब किया, ब्राह्मण ने किया, बाद में कुछ लोग जो थे हिंदुज़म, यानी कि हिंदुज़म की जो रूढ़िवादी परंपरा थी उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, तो टर्बाइन होंगे। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमने पॉलिटिकल पावरफुल भी देखा, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड टर्बाइन पेपर में। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी तरीके का वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और अपनी टॉपिक ज़रूर बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।